अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। इसमें हम इसका यूरिया का इंट्रोडक्शन करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके लिए रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया और उसके प्रोसेस को और फिर उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे हम ये जानना चाहते हैं कि यूरिया है क्या। यूरिया एक केमिकल है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र से मुराद ये है कि ये एक ऐसी खाद है जो हम इस्तेमाल करते हैं पौधों के लिए, और इसमें नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। कितने परसेंट मौजूद होती है? 46% नाइट्रोजन इसमें मौजूद होती है प्योर फॉर्म में। और ये प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन है उसका एक इम्पोर्टेंट जुज़व है। अब पौधों को नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी होती है? पौधों ने करनी होती है फोटोसिंथेसिस, ग़िज़ा बनानी होती है। उसके लिए चाहिए होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इज़ ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधों को और फसलों को हम यूरिया इस्तेमाल करवाते हैं, डालते हैं, यूज़ करते हैं ताकि उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बेहतर हो। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है? पौधों के तने की ग्रोथ, पत्तों की ग्रोथ और जड़ों की जो ग्रोथ होती है उसे वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र जो होता है वो पौधों को नाइट्रोजन मुहैया करता है ताकि पौधों के जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के हों और ग्रो करें, जिससे पौधे सरसब्ज रहते हैं और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और ज़्यादा ग़िज़ा तैयार करते हैं। इसके अलावा जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ज़्यादा जो पैदावार है वो भी ज़्यादा होगी। अगर इसके फार्मूले को देखें तो इसमें NH2 है, उसके बाद एक कार्बन है, डबल बॉन्ड O, और फिर NH2 है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकली यूरिया इज़ ए सिग्निफिकेंट केमिकल कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है क्योंकि ये पहला केमिकल कंपाउंड है ऑर्गेनिक जो कि ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिकल की मदद से इसे लेबॉर्ट्री में भी बनाया जा सकता है, जिसे सबसे पहले फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में तैयार किया था। तो शुरू में लोगों का नज़रिया था कि ऑर्गेनिक केमिकल जो हैं वो लेबॉर्ट्री में नहीं बनाए जा सकते, लेकिन वोलर ने एक्सपेरिमेंट करके नाइट्रोजन बनाकर, यूरिया बनाकर, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल है, इस नज़रिए को रद्द कर दिया। तो इट वाज फर्स्ट जनरली एक्सेप्टेड लेबॉर्ट्री सिंथेसिस ऑफ ए नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया गया और फिर ये 1950 में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और इसको इस्तेमाल किया जाने लग पड़ा। 1980 में द प्रोडक्शन रेट ऑफ यूरिया जो है उसको 7% से बढ़ा दिया गया और फिर 1988 में इसकी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 155 पाउंड से भी ज़्यादा एक्सीड कर गई है। यूरिया इज़ बीइंग प्रीपेड कमर्शियली इन वास्ट अमाउंट, इसको बहुत ज़्यादा मकदार में तैयार किया जाता है लार्ज स्केल के ऊपर, और ये एक बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बन चुका है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी जो अपीयरेंस होती है ये वाइट सॉलिड होता है, दानेदार होता है, ऑर्डरलेस, इसका कोई स्मेल नहीं होता। नाइट्रोजन इसमें 46% होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 133 डिग्री सेल्सियस है। इसका मोलेकुलर वेट जो है वो 60.6 ग्राम पर मोल है। इसकी डेंसिटी जो है वो 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रूम टेम्परेचर पर है वो 1.34 है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें रूम टेम्परेचर के ऊपर तो 119 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पर, सल्यूट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और आसानी के साथ ये पानी में डिज़ोल्व होकर पौधों तक अवेलेबल हो जाता है। और ये 132.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज हो जाता है। अगर हम इसके रॉ मटेरियल की बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए ताकि हम यूरिया को सिंथेसाइज कर सकें, तो उसके लिए
जो रॉ मटेरियल है उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन पे है अमोनिया। इट्स एनहाइड्रस फॉर्म जो है वो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एयर एंड नेचुरल गैस बाय हार्बर बुश प्रोसेस के जरिए अमोनिया तैयार करके उसको फिर इस प्रोसेस में हम यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पर जो हमें चीज़ चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्रूशियल रॉ मटेरियल है और इसको डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं या चूने का पत्थर कहते हैं, उससे इसको तैयार किया जाता है अमोनिया प्लांट के अंदर। तीसरे नंबर पर जो चीज़ चाहिए वो है फ्यूल गैस। फ्यूल गैस जो है इज़ ओनली यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर CO2 अगर CO2 अवेलेबल ना हो, व्हेन इट इज़ नॉट अवेलेबल और व्हेन अमोनिया प्लांट बिकम्स इनसफिशिएंट ऑफ CO2। अगर CO2 जो है वो अवेलेबल नहीं हो रही तो फिर हम फ्यूल गैस का इस्तेमाल करेंगे, वैसे हम CO2 को ही यूज़ करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के देर आर मैनी वेज बाय विच यूरिया कैन बी प्रिपेयर्ड। बहुत सारे तरीक़ों से ये तैयार की जाती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया को CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं अंडर प्रेशर, यानी बहुत सारा प्रेशर के ज़रिए, और उसमें कार्बामेट जो कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो बनता है और उसकी फिर हीटिंग से हमें यूरिया हासिल होता है। तो पहला जो रिएक्शन है उसमें आप देखें कि CO2 को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड हासिल होगा वो होगा कार्बामेट, जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। तो जब इस कार्बामेट को हम हीट करते हैं तो हमारे पास यूरिया और साथ वाटर हासिल हो जाता है। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो पहले अमोनिया को एक पंप करेंगे एक टावर के अंदर, वहाँ पर CO2 उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। फिर उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे, फिर उसके अंदर कार्बामेट की डीकम्पोजिशन करेंगे, फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन करके फिर उसको प्रिलिंग करके यानी छोटे छोटे दानों की शक्ल में तैयार कर लेंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो अमोनिया की पंपिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया जो है उसको पंप किया जाता है एक रिएक्टर के अंदर, जहाँ पर ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगी। ये एक वर्टिकल यानी सीधी वेसल होती है जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी होती है ताकि उसके अंदर जंग ना लगे, और उसके ऊपर एक ऑक्साइड की फिल्म भी चढ़ाई होती है, तय चढ़ाई होती है ताकि वो जंग से महफूज रहे। द फिल्म इज़ मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूस पास ऑफ एयर इनटू द रिएक्टर। यहाँ पर हम मुसलसल हवा भी दाखिल की जाती है ताकि ऑक्साइड जो है उसकी लेयर बनी रहे। द टेम्परेचर जो है वो हम रखेंगे 380 फॉरेनहाइट। अमोनिया जो है वो रिएक्टर में जब दाखिल होती है तो उसको पिस्टन टाइप पंप्स के ज़रिए एंटर किया जाता है। दूसरी तरफ से हम इसमें दाखिल करेंगे CO2। द कार्बन डाइऑक्साइड इज इंट्रोड्यूस फ्राम अमोनिया प्लांट बाय पासिंग फ्राम डिजॉर्ब्ड इनटू यूरिया प्लांट। तो वहाँ से फिर इसको हम उसी वेसल में दाखिल कर देंगे जहाँ पर अमोनिया मौजूद है और वहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस होगा। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आता है अगला मरहला प्यूरिफिकेशन का। द मेजर इम्प्योरिटीज़ जो मिक्सचर में होती हैं वो आमतौर पर पानी होता है जो कि रिएक्शन के दौरान बनता है। इसके अलावा अनकंज्यूम्ड रिएक्टेंट्स होते हैं जैसे अमोनिया है और CO2 है जो रिएक्शन नहीं कर सके, और अमोनियम कार्बामेट है जो कि बच जाता है। इनको रिमूव करना होता है। अनकंज्यूम्ड रिएक्टेंट जो है उनको रिमूव कर दिया जाता है। फर्स्टली द प्रेशर जो है उसको रिड्यूस करके 240 से 17 बार कर दिया जाता है और फिर सोल्यूशन को हीट किया जाता है। इन विच केसेस विच कॉजेज द अमोनियम कार्बामेट टू डीकम्पोज टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही ये कार्बामाइड जो है उसको करते हैं, प्रेशर कम करते हैं, तो ये डीकम्पोज होकर CO2 और अमोनिया में दोबारा तब्दील हो जाता है जिसको वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। Decomposition of carbamate. Solution from the reactor is passed through the valve which reduces the pressure, जो कि प्रेशर को 3000 से कम करके 2000 तक कर देता है। आफ्टर दैट इट एंटर हाई प्रेशर डीकम्पोजर विच इज़ हीटेड बाय यूजिंग स्टीम। स्टीम की मदद से उसको हीट करेंगे और कार्बामेट को डीकम्पोज करेंगे। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इसमें हीट जो है वो इवॉल्व होगी और उस हीट जो कि हमें हासिल होगी उससे हम बॉयलर को यूज़ कर सकते हैं और उससे स्टीम पैदा की जा सकती है।
ज़ायद मिकदार में अमोनिया और CO2 जो वहाँ से निकलेगा उसको दोबारा हम यूज़ कर सकेंगे रिएक्शन बनाने के लिए। उसके बाद आती है बारी कॉन्सेंट्रेशन की, यानी जो हमें अमोनिया का मिक्सचर हासिल हो रहा है उसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द कॉन्सेंट्रेशन इज कैरिड आउट इन वैक्यूम एवेपोरेटर। एवेपोरेटर वो चीज़ होती है जो एवेपोरेट करके पानी को ख़त्म करेगी। 75% ऑफ यूरिया सोल्यूशन जो है उसको हीट किया जाता है वैक्यूम कंडीशन में, जिससे उसके अंदर से पानी एवेपोरेट हो जाता है, जिससे अमोनिया यूरिया जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। 68% से फिर वो 80% तक चला जाता है। एट दिस स्टेज हम यूरिया क्रिस्टल अल्फा और थोड़े थोड़े क्रिस्टल भी बनना शुरू हो जाते हैं। फिर सोल्यूशन को हीट किया जाता है 80 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि वो रीडिज़ोल्व हो जाए, जो क्रिस्टल बने हुए हैं वो दोबारा हल हो जाएं। द रिमेनिंग 25% ऑफ द 68% यूरिया सोल्यूशन, जो बाकी सोल्यूशन बचता है 68% वाला, उसको प्रोसेस किया जाता है वैक्यूम पर 135 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 सीरीज में, जो कि एवेपोरेटर सेपरेटर अरेंजमेंट के ज़रिए मेंटेन किया जाता है। उसके बाद यूरिया जो है जो हमें हासिल होता है वो 99% जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो चुका होता है। हमारे पास इसकी फ्लो डायग्राम है। फ्लो डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पर हमने CO2 को कंप्रेसर में डाला हुआ है और ये हमारे पास वो टावर है स्टील का बना हुआ, जिसके अंदर ऑक्साइड की लेयर भी होती है ताकि जंग ना लगे। दूसरी तरफ से हम एक पंप के ज़रिए लिक्विड अमोनिया जो है वो इसी टावर में पंप करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन होता है और कार्बामेट बनता है। यहाँ से फिर मोल्टन मास जो है उसको वेल्व के ज़रिए कंट्रोल करके दूसरे टावर में भेज दिया जाता है, जिसे डिस्टिलेशन टावर कहते हैं। यहाँ पर भी स्टीम जो है वो इस्तेमाल की जाती है। डिस्टिलेशन के बाद उसको फिर हम यहाँ से एक वेल्व के ज़रिए एक फ्लैश ड्रम में भेजा जाता है, जहाँ पर एक्वस यूरिया जो है वो मौजूद होता है। डिस्टिलेशन टावर में आमतौर पर इसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद जब वो फ्लैश ड्रम में दाखिल हो जाता है तो यहाँ से जो 80% एक्वस यूरिया है उसको वेपोरेटर में डाला जाता है, ताकि उसको वहाँ से कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। और कॉन्सेंट्रेट होने के बाद यहाँ से जो एयर होती है वो वैक्यूम के ज़रिए बाहर निकल जाती है और जो मोल्टन मास होता है वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से फिर मोल्टन यूरिया जो है उसको नेक्स्ट टावर में भेज दिया जाता है, जिसे प्रिलिंग टावर कहते हैं, जहाँ पर इसकी ना सिर्फ मज़ीद एवेपोरेशन की जाती है और साथ ही उसकी प्रिलिंग करके उसको दानेदार शक्ल में डेवलप कर दिया जाता है, जहाँ से फिर उसको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से गुजार कर बोरियों में या पैकेट्स में बंद कर दिया जाता है। तो आखिरी स्टेप जो होता है वो प्रिलिंग होता है। यूरिया जो है ये सॉलिड फॉर फर्टिलाइज़र होता है और इसका जो डायमीटर रखा जाता है ग्रेन्यूल्स का वो 2 से 4 मिलीमीटर होता है। दीज ग्रेन्यूल जो हैं ये बनते कैसे हैं? बाय स्प्रेइंग मोल्टन यूरिया ऑन टू सीड ग्रेन्यूल्स विच आर सपोर्टेड ऑन ए बेड ऑफ एयर इन ए ग्रेनुलेटर। ग्रेनुलेटर मशीन होती है जिसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं मोल्टन यूरिया को बारीक बारीक क्रिस्टल्स के ऊपर। उसके बाद फिर ड्राई कूल ग्रेन्यूल जो हैं उनको क्लासीफाइड किया जाता है। स्क्रीन की मदद से छोटे बड़े दाने अलग अलग कर दिए जाते हैं। ओवर साइज अगर ज़्यादा मोटे दाने बन जाए तो उन्हें दोबारा क्रश करके छोटे दानों में तब्दील कर दिया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट जो हासिल होती है उसे हवा से ठंडा कर लिया जाता है, वज़न किया जाता है और कन्वेयर बेल्ट पे डालकर उसको स्केल के ज़रिए मेजर करके उसको स्टोर में दाखिल कर दिया जाता है, जहाँ पर उसको कुछ अरसे के लिए स्टोर किया जाता है और फिर आगे वो सेल के लिए रवाना हो जाते हैं। अगर हम यूरिया के यूजेस की बात करें तो ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है बहुत फौरी तौर पर और पौधों के पत्तों को मिल जाता है और उसमें कोई साल्ट रेजिड्यूज ज़मीन के अंदर नहीं बचता। यूरिया जो है ये इंसान की बॉडी में भी कुदरती तौर पर बनता है जब इंसान प्रोटीन खाता है या DNA वगैरह की जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके नतीजे में यूरिया प्रोड्यूस होता है, जिसको फिर एक साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए जिस्म से निकाला जाता है, जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं। और किडनी जो है ये काम करते हैं जो कि जिस्म से यूरिया को बाहर निकालते हैं। यूरिया हेल्प्स कैरी वेस्ट नाइट्रोजन आउट ऑफ द बॉडी। तो जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होती है वो हमारी बॉडी से निकल जाती है। अगर यूरिया जो है उसकी ज़्यादा मिकदार हमारी बॉडी में कुछ अर्सा तक रहे तो उससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है।
तो जिन लोगों के किडनीज ख़राब हो जाते हैं उनमें यूरिया की मिकदार ज़्यादा हो जाने की वजह से वो डेथ का शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा यूरिया को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, एडहेसिव यानी चीज़ें जोड़ने वगैरह बनाने के लिए जो केमिकल्स होते हैं उसमें, और कोटिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस्ड एज प्रिल्स एंड ग्रैन्यूल। इसके बारीक बारीक दाने जो हैं वो आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं और फिर इसको आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है बैग्स के अंदर, और इसके धमाके होने का ख़तरा भी कम कम होता है, ना होने के बराबर होता है। इसको आम तौर पर यूज़ किया जाता है फोलियर फीडिंग यानी ग़िज़ा बनाने के दौरान भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चारे के तौर पर इस्तेमाल होती है। यूरिया इज़ नॉट फ्लेमेबल, ये जलता भी नहीं है, बट व्हेन मेल्ट डीकम्पोजेस टू गिव अमोनिया। लेकिन अगर ये मेल्ट हो जाए तो उसके बाद ये डीकम्पोज होकर अमोनिया में तब्दील हो सकता है। यानी यहाँ पर इसको स्टोर करेंगे तो वहाँ पर यूरिया डीकम्पोज होकर वहाँ पर ज़्यादा मिकदार में अमोनिया गैस का बायस बन सकता है। इसलिए इसको ऐसे इलाकों में स्टोर करना चाहिए जहाँ पर आबादी जो है वो कम से कम हो।